अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 जो है वो कंटिन्यू करेंगे। 6 लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। 5वें पिछली बार हो गया था, 2 लेक्चर हो गए इसके हमारे जो हैं चैप्टर नंबर 4 के, और ये तीसरा है उसका। 3 जो है वो पहले चैप्टर्स के हो गए थे, तो लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम रिमेनिंग जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 4 के वो डिस्कस करेंगे। तो यूँ मेरा बेटा आपके पास A+ पे कोई नियर अबाउट 50 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं टोटल स्मार्ट सिलेबस वाले पे चैप्टर नंबर 4 के। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो दोनों पिछले लेक्चर्स में मैंने 10-10 किए और 7 इसमें, यानी टोटली 27, या इनमें से भी 2 अगर आप निकाल दें तो 25 के करीब जो है ना वेरी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ना वो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। इन्हीं में से इंशाल्लाह पेपर में आ जाएंगे 3 से 4 जो इसमें से आते हैं। तो आज हम अगले डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कंपेयर क्रोमोप्लास्ट विद एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को कंपेयर करना। क्वेश्चन देखते हैं मेरा बेटा, आप लोग समझ तो गए होंगे कि यहाँ से हमें क्या प्रॉब्लम्स आई थी। हर दफ़ा ऐसा हुआ कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदल गई कि यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट की जगह कई बार क्लोरोप्लास्ट आ गया, और हमने बगैर क्वेश्चन पढ़े या बगैर नाम देखे यही डिफरेंस लिख दिया जो हमारे पास A+ पे लिखा हुआ था। कई बार ऐसा हुआ, तकरीबन तमाम टेस्टों में ही ऐसा हुआ। तो मेरा बेटा मैंने आपको पहले जब यही क्वेश्चन समझाया था इस सारे मिसहैप के बाद, तब यही बताया था कि नामों को जहन में रखिएगा। ये एक्चुअल में किसकी किस्म है मेरा बेटा? प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स अगर आपको याद हो तो 3 तरह के हैं, आप जहन में रखिएगा। प्लास्टिड की 3 टाइप्स हैं। शुरू होती है नंबर 1 से, क्लोरोप्लास्ट से। किससे भला? क्लोरोप्लास्ट से। ये ग्रीन कलर देता है, ये आपको याद होगा। ये होता है ग्रीन कलर देता है, यानी ये सेपल्स को, पत्ते जिसको हम पत्ते कहते हैं उनको, और बाकी हिस्सों को देता है कलर। जबकि जो दूसरी किस्म है वो है क्रोमोप्लास्ट। अब ये जो क्रोमो है, क्रोमा कहते हैं कलर को, क्रोमा कहते हैं कलर को। यहां से कलर से मुराद होगा डिफरेंट कलर या कलर्स अदर देन ग्रीन। मतलब ग्रीन तो उसका नॉर्मल कलर है ना प्लांट का, तो अगर हम उसमें कोई और कलर ऐड करेंगे तो वर्ड क्रोमा लिख देंगे कि अब ये और ज़्यादा कलर्ड है। तो ये जो है वो कलर्स देता है अदर देन ग्रीन। ग्रीन के अलावा बाकी तमाम कलर्स क्रोमोप्लास्ट देता है। लाइक पेटल्स, रेड रोज हो गया, ब्लैक रोज हो गया, इसी तरह चंबेली हो गई, सनफ्लावर हो गया, सब के जो पेटल्स का कलर है वो क्रोमोप्लास्ट देता है। तीसरी जो इसकी टाइप है वो है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है हमें इन दोनों में, क्योंकि ये तो डिफरेंट हो जाता है। और इसको हम कहते हैं इट इज कलरलेस, और इसका फिर फंक्शन क्या है? स्टोर फूड। इसका काम है फूड स्टोर करना। अब बात जो समझने वाली है वो ये है कि हम यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आके हमें मसला बनता है। हम क्लोरो और क्रोमो में डिफरेंस नहीं कर पाते। ये क्लोरो वर्ड लिखा हुआ है और ये क्रोमो वर्ड लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, चूंकि बार बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो है वो क्रोमो की दी गई है, क्लोरो की नहीं दी गई, तो हम रटा मार लेते हैं A+ को और देखते हैं कि जी कलरलेस जो है वो ये होता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसी स्टेटमेंट में, वो यहाँ पे क्लोरो कर देता है। यहाँ पे जब यहाँ पे वो कर देता है ना क्लोरो, तो बात ही बदल जाती है, और हम क्लोरो को मेंशन नहीं करते, उसको नहीं कंसिडर करते, क्रोमो ज़हन में रख के जवाब लिखना शुरू कर देते हैं। हमारा बना बनाया 2 नंबर का सवाल खराब हो जाता है, 2 नंबर हमारे मुफ्त में ज़ाया हो जाते हैं। तो ये दोनों वर्ड पहले देखने, जैसे ही ये स्टेटमेंट पूछी जाए, सवाल पूछा जाए, पहले आपने देखना क्लोरो है या क्रोमो है। अगर क्लोरो है तो फिर लिखना कि इट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू दी प्लांट, और अगर क्रोमो है फिर लिखना है इट गिव्स कलर अदर देन ग्रीन टू दी प्लांट्स, और ये होती हैं पेटल्स फ्लावर्स की।
ठीक है मेरा बेटा, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रोमा, गिव इट्स फंक्शन। ये मेरा बेटा हमने पूरी स्ट्रक्चर भी की थी, और ये आई थिंक सो हमारे पास जो है वो जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें भी प्लास्टिड आता है। तो अगर हम इसको देख लें यहीं पे, तो अगर आपको याद हो तो हम कहते हैं कि जी जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें क्लोरोप्लास्ट की, तो हमारे पास कुछ यूं आती है। आप बिल्कुल सीधी भी कर सकते हैं, उसने वहाँ से थोड़ी सी कर्व की है, तो ये सीधे वाली जो है वो ज़्यादा इजी है और ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती है। ये डबल मेम्ब्रेन हो गई क्लोरोप्लास्ट की, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन हो गया ये। अब इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास यूं जिस तरह नहीं हम सिक्के लगाते, छोटे रुपए वाले, 2 रुपए वाले, 5 रुपए वाले, इस तरह के सिक्के होते हैं, सिक्कों की तरह के सेल्स होते हैं। सिक्कों की तरह की ये जो पार्ट्स होते हैं इसके, ये इसके अंदर आते हैं। अब ये जो पार्ट्स हैं सिक्कों की तरह के, ये कहलाते हैं थैलाकाइट। क्या कहलाते हैं? थैलाकाइट। ये जो यानी ये रिंग्स हमने बनाई हैं ये एक्चुअल में है थैलाकाइट्स। थैलाकाइट्स, ये जो थैलाकाइट का पूरा ढेर बन रहा है, ये पूरा पूरा, ये इसी तरह, ये इसी तरह, ये इसी तरह, ये इसको हम पायल कहते हैं, ढेर कहते हैं, पायल। ये जो ब्लैक ब्लैक मैंने बनाया ना, यानी जो पूरा इसको सराउंड कर रहा है, ये मुकम्मल ये वाला जो है ये कहलाता है ग्रेनम। क्या कहलाता है? ग्रेनम। और इसकी जमा यानी प्लूरल जो है वो होगी ग्रेना। ग्रेना प्लूरल होगी और जो सिंगुलर होगा वो ग्रेनम होगा। फिर ये आपस में जैसे मिले हुए हैं तो ये यूं ऐसे एक मेम्ब्रेन है जो इनको आपस में मिलाती। ये जो है ये चूंकि 2 ग्रेनम के दरमियान है तो इसलिए इसका नाम है इंटरग्रेनम। क्या नाम हो गया इसका? इंटरग्रेनम। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है, दरमियान में अंदर जो इसके थैलाकाइड होते हैं, थैलाकाइड के पूरे ढेर को हम ग्रेनम कहते हैं। 2 ग्रेनम के दरमियान वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं इंटरग्रेनम। ये सारा कुछ बनाने के बाद मेरा बेटा जो ये खाली जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ पे एक होता है फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रोमा। सारा जो फोटोसिंथेसिस का, एनर्जी प्रिपरेशन का जो प्रोसेस होता है वो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। कुछ रिसेप्टर जो है वो इनकी मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं और कुछ प्रोसेसेस जो है वो स्ट्रोमा में होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह होते हैं वो भी अभी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे उसने लिख के दिया स्ट्रोमा का फंक्शन वो ये है कि स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड विच सराउंड द थाइलाकाइड एंड कंटेन प्रोटीन्स, सम राइबोसोम्स एंड स्मॉलर सर्कुलर डीएनए। अब अगर आपको याद हो मेरा बेटा तो हमने पहले भी बात की, न्यूक्लियस के अलावा 2 ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनका अपना डीएनए होता है, और वो कौन सा था? एक था माइटोकॉन्ड्रिया, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, और दूसरा है प्लास्टिड। और प्लास्टिड जस्ट प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते, तो इसलिए ये इधर रह जाएगा। तो इसमें कहता है इसका अपना डीएनए होता है। इट इज दिस पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड टू मेक फूड। यानी स्ट्रोमा के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके फूड बनाई जाती है। सम प्रोटीन्स आल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस पार्ट, इसमें प्रोटीन्स भी बनते हैं। अगर आपको याद हो तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे फिक्स करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाते हैं तो वो बन जाता है C6H12O6 प्लस 6O2, ये बनता है हमारे पास। अगर हम इसके साथ 6 ले लें, अगर वाटर के 12 मालिक्यूल लेंगे तो फिर 6 मालिक्यूल वाटर के अलग से मेंशन करने पड़ेंगे। ये काम होता है यहाँ पे। एंड इसी से अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास थैलाकाइड ग्रेनम में डिफरेंस। अभी हमने देखा थैलाकाइड जो है वो फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं जो अरेंज करते हैं अपने आप को ग्रेना या इंटरग्रेना में। मेम्ब्रेन जो है थैलाकाइड की उसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, इसकी मेम्ब्रेन में, ये रेड वाले की। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये एक्चुअल में लाइट ऑब्जर्व करता है और एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। फिर इसके बाद जो अगली बात की गई थैलाकाइड के बाद वो है ग्रेनम की। तो ग्रेनम क्या है? वो अपीयर होता है टू बी अ पाइल, एक ढेर, ये वाला बना हुआ, ये जो भी मैंने आपको बताया पूरा ढेर।
वो होता है ग्रेनम, और ये स्टैक होता है वन एंड ईच लाई का कोइंस। जैसे कोइन को आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएं और ढेर बन जाए, उसी तरह का ये वाला जो है वो ढेर बना हुआ होता है। ठीक है मेरे बेटा, ये हमारे पास दोनों पहले क्वेश्चन जो है ना वो तीनों कंप्लीट हो गए। इससे अगले 4 क्वेश्चन हमारे पास रह गए। वो जो है अगला क्वेश्चन वो है हमारे पास न्यूक्लियाइट और न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाइट, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये मेरा बेटा हमने पहले कई बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसको दोबारा डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपको पता चल जाए कितना इंपॉर्टेंट है और आप इसको दोबारा से रिवाइज कर लें। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में भी पढ़ा, और आगे जाके हमने वो सवाल जो है उसका जवाब जो है वो सेटिस्फाई भी करना इसका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो है वो 2 तरह का होता है, एक जिसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड और एक जिसको हम कहते हैं नॉट वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड में और नॉट वेल डिफाइंड में क्या फर्क था भला। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से मुराद था जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो और वो सेल जिसके अंदर ऑर्गेनेलिज कंप्लीट हो, वो यूकैरियोटिक था और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाला था। ऐसा न्यूक्लियस जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्कैटर्ड फॉर्म में हो और उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाई जाए, वो कहलाता है न्यूक्लियाइट। तो इसी तरह अगर हम देखें न्यूक्लियस को, फर्ज करें ये हमारे पास सेल है, तो अगर जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्पेशल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ये फिर न्यूक्लियस है। और अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है, और अभी मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यूं स्कैटर्ड होता है सेंटर में, तो इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूक्लियाइट। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइट। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाई इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लगा हुआ है, वो एक्चुअल में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है और वो है न्यूक्लियस, और जो स्कैटर्ड है जिसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है वो कहलाता है न्यूक्लियाइड। तो यही यहाँ पर उसने लिखा है कि जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, स्ट्रक्चर्स है प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल में, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और कवर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जबकि न्यूक्लियाइड जो है ना वो रीजन है बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक सेल का जहां न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन डिस्पर्स होता है और विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है मेरे बेटा। इसके बाद बारी आती है जी क्रोमोसोम्स की। व्हाट आर क्रोमोसोम्स और गिव देयर इंपॉर्टेंस। अब अगर हम आपको याद हो तो हम कहते हैं कि जी ह्यूमन सेल जो है, ह्यूमन सेल, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स अगर आपको याद हो तो मेरा बेटा हमने इसको डिफाइन भी किया था थोड़ी देर पहले भी ये बात की कि जो वर्ड क्रोमा होता है उसका मतलब होता है कलर्ड, ठीक है, और सोमा से मुराद होता है बॉडीज। तो क्रोमोसोम्स क्या हो गई, कलर्ड बॉडीज। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये ओनली विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और होते कब है, जब इनको स्टेन किया जाता है या जब इनको कलर किया जाता है तब ये नजर आते हैं। तो अब इसमें जो पूरे का पूरा क्रोमोसोम होता है मेरे बेटा वो कुछ इस तरह का नजर आता है, ऐसे। यहां पे उसका सेंट्रोमेयर आ जाता है। दो ये जो हिस्से हैं इसके मैं मेंशन कर देता हूं। ये वाला जो है ये इसका है सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर। ये दोनों जो है ये आपस में है सिस्टर क्रोमाटिड, सिस्टर क्रोमाटिड। अब जो बात याद रखने वाली हो वो ये है मेरे बेटा कि आपने ये ज़हन में रखना कि ये पूरे का पूरा एक क्रोमोसोम है, दो नहीं है। एक क्रोमोसोम की दो अलील्स हैं, दो हिस्से हैं, इसके दो पार्ट्स हैं, दो क्रोमाटिड जिसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड। इसके ऊपर अलील्स होंगी जीन्स की। अब इसके ऊपर जैसे मैंने अभी आपको बताया और ये भी याद रखिएगा, ये इसका होता है शॉर्ट आर्म और ये होता है लॉन्ग आर्म, जैसे कि नजर भी आ रहा है। शॉर्ट आर्म को हम अक्सर P से जाहिर करते हैं, लॉन्ग आर्म को Q से जाहिर करते हैं और P और Q का नाम देते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर होती हैं जीन्स A, B, B, C, यानी टॉल का, इंटेलिजेंस का, आई कलर का और बाकी सारे ट्रेट्स का जीन होता है इसके ऊपर। अब यही जीन्स जो होते हैं, यही क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये इनहेरिटेंस में यानी विरासत में हिस्सा लेते हैं। व्हाट वाज मीन्ड बाई इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से क्या मुराद है मेरे बेटा
जो वालिदैन हैं उनसे खसूसियात का बच्चों में मुंतकिल होना विरासत या इनहेरिटेंस कहलाता है, और वो इनहेरिटेंस पड़ी हुई है क्रोमोसोम के ऊपर। तो इसने फिर अगली जनरेशन में वो जो खसूसियात हैं वो दाखिल करनी। तो फिर इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो गई, क्या अहमियत हो गई कि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये माँ बाप की खसूसियात बच्चों में मुंतकिल करता है, यानी एक नस्ल की खसूसियात दूसरी नस्ल को मुंतकिल करता है ताकि नस्ल दर नस्ल वो ट्रेड्स, वो चीज़ें, वो करैक्टर्स जो हैं वो चलते रहें। जैसे कि मैमल्स के बच्चे मैमल्स वाले करैक्टर्स रखेंगे, रेप्टाइल्स के बच्चे रेप्टाइल्स वाले करैक्टर्स रखेंगे, बर्ड्स के बच्चे बर्ड्स वाले करैक्टर्स रखेंगे, फिशेस के बच्चे जो हैं वो फिशेस वाले करैक्टर्स रखेंगे। वो किस तरह करैक्टर उनमें आ रहे हैं, क्रोमोसोम से, कि जब इनमें मियोसिस होती है तो एक एक क्रोमोसोम अलग हो जाता है, एक फिर जब असॉर्टमेंट होती है यानी इकट्ठे होते हैं तो एक क्रोमोसोम माँ से आता है, एक क्रोमोसोम जो है वो बाप से आता है, और दोनों फिर इकट्ठे हो जाते हैं और आधी खसूसियात माँ वाली आधी बाप वाली मिला के फिर बच्चे में वही खसूसियात आ जाती हैं, यानी करैक्टर फिर वही रह जाते हैं। तो यही यहाँ पे उसने हमारे पास जो है ना वो लिख के दिया है आपके पास क्रोमोसोम की सिग्निफिकेंस। तो उसकी डिफाइन भी कि क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक, देखिए बड़े बड़े थ्रेड नजर आ रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। इसकी कंपोजिशन नहीं मैंने लिखी, वो लिख दूं कि ये जो है ना वो क्रोमोसोम जो बनता है ये बनता है दो चीज़ों का, एक होता है डीएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है ना वो 8 प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये हमने प्रोटीन वाले में पढ़ी थी, इन दोनों के मिलने से बनता है ये वाला। होता क्या है, जिस तरह नहीं आप भुट्टा ले लें, छल्ली जिसको बोलते हैं, उसके अंदर वो जो उसका रह जाता है गुल सा बीच में, वो एक्चुअल में रॉड लाइक है और वो है डीएनए, जो उसके ऊपर दाने लिपटे वो होंगे वो सारे जो है ना वो एक्चुअल में क्रोमोसोम है। तो ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम ऊपर वाला प्रोटीन है, सेंटर में इसके यहाँ पे यूं इस तरह जैसे रॉड डालते हैं यूं यूं डीएनए लगा हुआ होता है। तो ये इन दोनों चीज़ों से मिलके बनता है। इसके बाद हम कहते हैं कि जी सिग्निफिकेंस अगर हम इसकी करें तो वो यही उसने लिखा कि दे कंटेन जीन्स विच कंट्रोल फंक्शन ऑफ द सेल। इसके अंदर जीन्स होते हैं जो फंक्शन ऑफ सेल जो है वो कंट्रोल करते हैं और फिर आगे जाके पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है उसको ट्रेट्स देते हैं। ठीक हो गया जी। इससे अगला जो है हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस करना प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल से किस तरह डिफरेंट है वो हमने डिस्कस करना। अब डीएनए भी हमने डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोटाइड भी डिस्कस कर लिया, सेम वही बात जो है वो यहाँ पे इसके अंदर हमने डिस्कस करनी है। यहाँ पे उसने 2 पॉइंट्स पूछे हैं, आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, कम से कम 3 लिखिए ताकि एक गलत भी हो जाए तो 2 तो सही हो। और टोटली अगर आपको याद हो तो इसके हम 5 या 6 डिफरेंस लिखते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इस चैप्टर में से। तो पढ़ते हैं हम इसको। प्रोकैरियोटिक में हम कह रहे थे, ये मैं आपको फिर दोबारा इस्तेलाह याद करवा दूं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की ताकि आपको फिर दोबारा ना भूले। तो हम कह रहे थे कि जो प्रो मीन्स होता है वो होता है बिफोर और यू मीन्स होता है ट्रू, सो दैट हमारे पास प्रो से मुराद होगा बिफोर या विदाउट, उसके बगैर या उससे पहले, जबकि जो यू होता है यू मीनिंग्स ट्रू यानी हैविंग। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो वर्ड होता है कैरियन, कैरियन का मतलब होता है नट यानी सेंटर, और सेंटर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे न्यूक्लियस, तो इसलिए आप इसको कैरियन कहते हैं। सो अगर विदाउट न्यूक्लियस होगा तो वो होगा प्रोकैरियोट, इसको कैरियन से हम वर्ड लेते कैरियोट। अगर ट्रू न्यूक्लियस वाला यानी वो वाला होगा तो वो कहलाएगा यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स हैज डिफाइंड न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती जैसे कि दूसरी होती हैं जिसमें जैसे इनमें होती हैं, और मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोट्स में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिसीज। अगर आपको याद हो मेरा बेटा तो हमने कंजेनिटल डिसीजेस डिस्कस की थी और उसमें साथ टेस्ट जो है वो डिस्कस कर ली थी। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 रह गई थी, उसमें हमने दोनों एग्जांपल्स जो है वो देखी थी कंजेनिटल डिसीजेस की। तो हम क्या कह रहे थे, कंजेनिटल डिसीज कह रहे थे स्टोरेज डिसीज को। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज डिसीज? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है स्टोरेज का क्या मतलब होगा, कोई चीज़ स्टोर करना, जमा करना,
किसी चीज़ में इकट्ठा हो जाना। तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि कैटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें जो बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं एनर्जी के लिए उनको तोड़ के छोटे छोटे मालिक्यूल्स में जो है ना वो चेंज किया जाता है ताकि वो डाइजेस्टिबल हो जाएं और वो जमा ना हो। अगर मेरा बेटा उनमें से यानी वो जो एंजाइम्स हैं जो इनको तोड़ रहे होते हैं, ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, कैटाबॉलिज्म करवा रहे होते हैं, अगर वो एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट हैं, तो ये नहीं टूटेंगे। जब कोई मॉलिक्यूल्स बॉडी में जाके टूटते नहीं हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और किसी भी चीज़ की अकामुलेशन या स्टोरेज जो है बॉडी के अंदर विदाउट नीड, वो आपके लिए हार्मफुल होती है, नुकसानदेह होती है, वो ब्लॉकेज कर देती है बहुत सारी चीज़ों की, वो प्रोसेस को रोक देती है और उससे फिर डिसीज़ यानी बीमारियां जो है जन्म लेती हैं। तो यही हमने पढ़ा था कि ये जो है ना वो स्टोरेज डिसीज़ है, ये भी स्टोरेज या कंजेनिटल डिसीज़ है, स्टोरेज डिसीज़ यानी ये किसी चीज़ के स्टोर होने से बनती है। स्टोरेज डिसीज़ की दो हमने नाम पढ़े थे, एक थी टेसच और दूसरी ये जो अभी हमने लिखी ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। ये दो हैं। टेसच को अगर आप दोबारा दोहराएं थोड़ा सा तो उसमें हमने कहा था कि जो लिपिड कैटाबॉलिज्म होता है ना, लिपिड कैटाबॉलिज्म वो नहीं हो पाता, लिपिड कैटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। उसकी क्या वजह थी, जो एंजाइम था इसका वो एब्सेंट था। टेसच डिसीज में हमने ये पढ़ा था कि लिपिड का जो एंजाइम है, लिपिड को कैटाबॉलाइज करने वाला, वो एब्सेंट था। तो लिपिड्स दिमाग में जमा हो जाते थे, मेंटल रिटार्डेशन की तरफ चले जाते थे। अगर आप बात करें ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 की, तो जैसे कि नाम से जाहिर है ग्लाइकोजिनोसिस मींस है ग्लाइकोजिन। इससे क्या होगा, जो ग्लाइकोजिन का कैटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाएगा। जब ये होगा क्यों नहीं, क्योंकि जो एंजाइम है ग्लाइकोजिनोसिस करवाने वाला वो एब्सेंट होगा। जब इसका एंजाइम एब्सेंट है तो ग्लाइकोजिन टूट नहीं पाएगी, तो वो अकामुलेट हो जाएगी, यानी जमा हो जाएगी। और ये होती कहाँ ज़्यादातर, लिवर में और मसल्स में, चूँकि वहाँ पे इसका ज़्यादा काम होता है। तो ये लिवर और मसल्स के अंदर जमा हो जाएगी, जिससे कि बहुत सारी जो है ना वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और जिसकी वजह से मसल्स और बाकी सारे जो है ना वो काम करना छोड़ सकते हैं। यही उसने यहाँ पे लिखा, इन ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिसीज द लिवर एंड मसल्स अपीयर्ड फिल्ड विद ग्लाइकोजिन विद इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के अंदर भर जाती है सारी ग्लाइकोजिनोसिस टाइप जो ग्लाइकोजिन है वो। इस डिसीज में क्या होता है, एंजाइम जो डिग्रेड कर रहा होता है ना ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में, वो एब्सेंट होता है और उसके एब्सेंट होने की वजह से ये अकामुलेशन होती है एंड दैट इज व्हाई ये डिसीज जो है ना वो कॉज होती है। ठीक है जी। तो आज ये जो चैप्टर नंबर 4 था उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। यही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे जितने कि मैंने यहाँ लिस्ट कर दिए और जिनको हमने एक्सप्लेन भी कर लिया। और बाकी नेक्स्ट 5 चैप्टर है तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।